दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से देखिए। मरकरी नो प्लेट टेक्टोनिक्स, मून नो प्लेट टेक्टोनिक्स, मार्स नो प्लेट टेक्टोनिक्स। वीनस पर वोल्केनोज हैं। लो पर तो सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, लेकिन मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स वो नहीं है। यूरोपा जो जुपिटर का मून है, उस पर बर्फ की प्लेट्स के मूव करने के कुछ साइंस हमको जरूर मिले हैं, लेकिन रॉक बेस्ड एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक प्लैनेट पर है, अर्थ। जी हां, सोलर सिस्टम के 30 सबसे बड़े प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स का डेकेड्स लॉन्ग सर्वे किया गया। रिजल्ट्स शॉकिंग था। उनमें से सिर्फ एक वर्ल्ड पर प्रॉपर प्लेट टेक्टोनिक्स मिली, और वो दुनिया है हमारा और आपका पृथ्वी। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स कोई नॉर्मल प्लैनेटरी फीचर नहीं हुआ, ये रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या प्लेट टेक्टोनिक्स बस एक जियोलॉजिकल कोइंसिडेंस है, या फिर इसी की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल भी हुआ? और उससे भी अनकंफर्टेबल सवाल, अगर प्लेट टेक्टोनिक्स लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो इलॉन मस्क का ये सो कॉल्ड प्लान बी मार्स क्यों है, एक ऐसा प्लैनेट जहां प्लेट टेक्टोनिक्स है ही नहीं? प्लेट टेक्टोनिक्स सिर्फ अर्थक्वेक्स नहीं है दोस्तों। स्कूल्स में हमें क्या पढ़ाया गया? प्लेट्स मूव करती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज फटते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, बस। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स का असली रोल इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। यह अर्थ के 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को चलाता है: थर्मोस्टैट, रिसाइकलिंग सिस्टम और प्रोटेक्टिव शील्ड। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, अर्थ का ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट। जी हां, अर्थ के टेम्परेचर को प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन सिलिकेट साइकिल। नाम कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, प्रोसेस सिंपल है। एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में डिसॉल्व होती है। यह रेन वाटर रॉक्स को धीरे धीरे तोड़ता है। इस प्रोसेस में कार्बन एटमॉस्फेयर से निकलकर रॉक्स और ओशंस में लॉक हो जाता है। बाद में ये रॉक्स टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ सबडक्शन जोन्स पर अर्थ के अंदर चले जाते हैं। कार्बन मैंटल तक पहुंच जाता है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वोल्केनोज वही कार्बन दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। मतलब कार्बन कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है, एटमॉस्फेयर से रॉक्स में, रॉक्स से मैंटल में, मैंटल से वोल्केनोज के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में। और यही होता है असली मैजिक। अगर अर्थ बहुत ठंडी हो जाए, रेनफॉल कम होगा, रॉक्स वो कम वेदर होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, अर्थ दोबारा वार्म होने लगेगी। और अगर अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, रेनफॉल और वेदरिंग और बढ़ेगी, ज्यादा कार्बन रॉक्स और ओशंस में लॉक होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, अर्थ कूल डाउन होने लगेगा। मतलब अर्थ के पास एक नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक प्लैनेटरी एसी। यह सिस्टम मिलियंस ऑफ ईयर्स से टेम्परेचर को एक ऐसे रेंज में मेंटेन करता है जहां लिक्विड वाटर सरवाइव कर सके। और लिक्विड वाटर का मतलब है लाइफ की पॉसिबिलिटी। आप अग्री करेंगे? इस थर्मोस्टैट के बिना प्लैनेट के पास 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस बच सकते हैं, या तो परमानेंट ओवन या परमानेंट फ्रीजर। प्लेट टेक्टोनिक्स का दूसरा काम, प्लैनेट को रिसाइकल करना। अर्थ की सरफेस और डीप इंटीरियर अलग अलग दुनिया नहीं है दोस्तों। प्लेट टेक्टोनिक्स दोनों को कनेक्ट करती है। वोल्केनोज अर्थ के इंटीरियर से फास्फोरस और दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स सरफेस पर लाते हैं। ये एलिमेंट्स लाइफ के लिए निहायत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, ओशंस का इकोसिस्टम हो, या हमारे और आपके फूड चेन्स। दूसरी तरफ सबडक्शन पुरानी क्रस्ट और कई एक्सेस मिनरल्स को दोबारा अर्थ के अंदर ले जाती है। पुराना मटेरियल नीचे जाता है, नया मटेरियल ऊपर आता है। अर्थ की सरफेस कंटिन्यूअसली रिन्यू होती रहती है। इसी वजह से अर्थ बड़े से बड़ा डिजास्टर सरवाइव कर पाया। मास एक्सटिंक्शंस हुए, कुछ इवेंट्स में लगभग 90% स्पीशीज तक खत्म हो गए, लेकिन लाइफ वो जरूर दोबारा रिटर्न की। क्यों? क्योंकि प्लैनेट का रिसाइकलिंग इंजन वो बंद नहीं हुआ था। सरफेस को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, नए इकोसिस्टम्स डेवलप होते रहे, लाइफ गिरती रही, लेकिन अर्थ उसे दोबारा खड़ा करता रहा। और अब तीसरा काम, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही मार्स की ट्रेजेडी समझ सकते हैं हम और आप।
अर्थ के आउटर कोर में लिक्विड आयरन है। यह लिक्विड आयरन कंटिन्यूअसली मूव करता है, रोटेट करता है, फ्लो करता है, कन्वेक्शन करता है। यह मूवमेंट एक जायंट डायनेमो की तरह काम करती है और इसी डायनेमो से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं है, लेकिन यह हमारी इनविजिबल शील्ड है। सन, सूर्यदेव कंटिन्यूअसली चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम भेजते हैं। इसे कहते हैं सोलर विंड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है, उसे एटमॉस्फेयर से सीधा टकराने नहीं देती। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक शील्ड ना हो तो सोलर विंड एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे स्ट्रिप कर सकती है, उसे स्पेस में उड़ा तक ले जा सकती है। अब चेन समझिए। अर्थ की इंटरनल हीट मूवमेंट को सपोर्ट करती है। कोर का मूविंग लिक्विड आयरन डायनेमो चलाता है। डायनेमो मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर लिक्विड वाटर और लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। एक पूरा चेन बन गया। और अगर यह चेन टूट जाए तो फिर मार्स बनता है। आज मार्स ड्राई है, कोल्ड है, ऑलमोस्ट एयरलेस है। लेकिन मार्स हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वहां रिवर्स फ्लो किया करते थे, लेक्स थी, शायद एक ओशन भी था। मार्स के पास एक थिकर एटमॉस्फेयर भी था, मैग्नेटिक फील्ड भी था। तो फिर सब खत्म कैसे हुआ? दोस्तों, मार्स अर्थ से काफी छोटा है। उसका डायामीटर अर्थ के रफली आधा है और छोटे ऑब्जेक्ट्स हीट को जल्दी लूज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय का एक छोटा कप एक बड़ी बकेट के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है। मार्स का इंटीरियर धीरे धीरे कूल हुआ, उसका इंटरनल एक्टिविटी वीक हुआ, कोर का डायनेमो शट डाउन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वो भी गायब। और जैसे ही शील्ड हटा, सोलर विंड ने एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप करना चालू किया। एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स में। धीरे धीरे मार्स का एटमॉस्फेयर स्पेस में लीक होता चला गया और आज मार्स का सरफेस प्रेशर अर्थ के प्रेशर के 1% से भी कम है। इतना लो प्रेशर कि लिक्विड वाटर सरफेस पर स्टेबल रह ही नहीं सकता। ह्यूमन बॉडी के लिए भी यह एनवायरनमेंट डेडली है। मार्स कंप्लीटली इनएक्टिव रॉक नहीं रहा होगा। उसके अंदर लोकल वोल्केनिक और मैग्नेटिक एक्टिविटी के एविडेंस मिले हैं। लेकिन लोकल एक्टिविटी और प्लैनेट वाइड सिस्टम में काफी फर्क होता है। एक दो एक्टिव एरियाज पूरे प्लैनेट का क्लाइमेट कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्स का ग्लोबल इंजन वो फेल हो गया और फिर एक एक करके मैग्नेटिक शील्ड गया, एटमॉस्फेयर गया, सरफेस वाटर गया, हैबिटेबिलिटी गई। तो फिर सवाल उठता है कि मार्स प्लान बी कैसे है? चलिए अब आते हैं असली डिबेट पर। अगर मार्स के पास ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, स्टेबल लिक्विड वाटर नहीं है और नेचुरल क्लाइमेट का थर्मोस्टेट भी नहीं है, तो उसे ह्यूमैनिटी प्लान बी क्यों कह रहा है? इलॉन मस्क और स्पेसएक्स का आर्गुमेंट सिंपल है। ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना चाहिए ताकि अगर अर्थ पर कोई मैसिव डिजास्टर आ जाए, अब वो चाहे एस्टेरॉयड का इंपैक्ट हो, न्यूक्लियर वॉर हो, पैंडेमिक हो या कोई और ग्लोबल कैटास्ट्रोफी, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होनी चाहिए। इसी विजन के लिए स्टारशिप डेवलप की जा रही है। प्लान का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है ISRU इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में मार्स की चीजों का यूज मार्स पर ही करना। मार्स के एटमॉस्फेयर में करीब 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्राउंड के नीचे वाटर आइस भी मौजूद है। आइडिया यह है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके मीथेन फ्यूल और ऑक्सीजन बनाई जाए। इसके लिए सैबेटियर प्रोसेस यूज की जा सकती है, क्योंकि रिटर्न जर्नी का सारा फ्यूल अर्थ से कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इंजीनियरिंग तो ब्रिलियंट है, लेकिन ब्रिलियंट इंजीनियरिंग एक डेड प्लैनेट को अर्थ नहीं बना सकती। और यहीं पर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अब शुरू होते हैं। क्या मार्स को अर्थ जैसा बनाया जा सकता है? देखिए, मार्स को अर्थ जैसे बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं टेराफॉर्मिंग। आइडिया क्या है? मार्स की फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कीजिए, एटमॉस्फेयर को थिक कीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाइए, प्लैनेट को वार्म कीजिए जिससे आइस मेल्ट होगी, लिक्विड वाटर बनेगा और मार्स हैबिटेबल हो जाएगा। साइंस फिक्शन में यह आइडिया बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन अवेलेबल साइंटिफिक स्टडीज के एक सीरियस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है। 2018 में नेचर एस्ट्रोनॉमी में नासा सपोर्टेड रिसर्च पब्लिश हुई। रिसर्च ने मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी और मैविन मिशंस के डेटा को स्टडी किया। उन्होंने कैलकुलेट किया मार्स पर कितनी एक्सेसिबल कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली बची है।
अब वो चाहे पोलर आइस में हो, चाहे वहां की मिट्टी में हो, चाहे मिनरल्स में हो या रॉक्स में हो। कंक्लूजन जानते हैं क्या था? आज की टेक्नोलॉजी से मार्स को टेराफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मार्स पर इजीली एक्सेसिबल कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं है। जो कार्बन अवेलेबल है उसे एटमॉस्फेयर को अर्थ लाइक प्रेशर तक नहीं लाया जा सकता, और जो कार्बन डीप अंडरग्राउंड हो सकता है उसे निकालना टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होगा। मार्स के पोल्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज करके आइस वेपराइज करने वैसी भी सजेशंस दी गई हैं, लेकिन स्टडी के मुताबिक उससे रिलीज होने वाली गैस भी सफिशिएंट नहीं होगी। अब इस डिबेट का एक दूसरा साइड भी है। रॉबर्ट जुब्रिन और क्रिस मकाई जैसे मार्स के एडवोकेट्स का कहना है, हमने मार्स की डीप सबसरफेस को प्रॉपरली एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हो सकता है कि और कार्बन अंडरग्राउंड लॉक्ड हो। उनका पॉइंट है, फाइनल वर्डिक्ट से पहले डीपर ड्रिलिंग और बेटर डेटा चाहिए। मतलब डिबेट कंप्लीटली क्लोज तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पर ब्रॉड एग्रीमेंट जरूर है। करंट टेक्नोलॉजी से मार्स को अर्थ जैसा बनाना नामुमकिन है। अब कंपेयर करते हैं एक सिंपल थॉट। मान लीजिए अर्थ पर वर्स्ट केस डिजास्टर आ जाता है, जैसे न्यूक्लियर वॉर, एक्सट्रीम क्लाइमेट कोलैप्स या एक मैसिव एस्टेरॉइड का इंपैक्ट। अर्थ बैडली डैमेज हो जाती है। फिर भी डैमेज अर्थ पर क्या क्या होगा? ग्रेविटी अराउंड 1G होगी, ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर के मेजर कंपोनेंट्स होंगे, लिक्विड वाटर के मैसिव रिजर्व्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एक थिक एटमॉस्फेयर रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी देगा, सॉइल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के रेमनेंट्स भी होंगे। और मार्स, एटमॉस्फेयर अर्थ का 1% भी नहीं है, ना ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन डायरेक्टली सरफेस तक पहुंचती है, ग्रेविटी सिर्फ 0.38G। लॉन्ग टर्म लो ग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर एग्जैक्ट इंपैक्ट अभी तक क्लियर नहीं है। सॉइल में टॉक्सिक मैटर भी है, लिक्विड वाटर सरफेस पर स्टेबल भी नहीं है। मतलब सबसे बुरा डैमेज्ड अर्थ भी आज के बेस्ट मार्स से ज्यादा हैबिटेबल होगा। इस लाइन को दोबारा समझिए, सबसे बुरा अर्थ भी सबसे अच्छे मार्स से बेहतर है। तो फिर सवाल उठता है, मार्स क्यों? देखिए, इसके 3 पॉसिबल आंसर्स हैं। मैं आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देने नहीं आया हूं, 3 पॉसिबल आंसर्स दूंगा, डिसीजन आप खुद करेंगे। पहला आंसर, मजबूरी। मार्स चूज नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छा है, मार्स चूज इसलिए हुआ क्योंकि बाकी ऑप्शंस इससे भी बुरे हैं। वीनस 460 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, क्रशिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एसिडिक क्लाउड्स। हमारा मून, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना प्रोटेक्शन। आउटर सोलर सिस्टम, बहुत ठंडा, बहुत दूर। एक्सोप्लैनेट्स, इतने दूर कि करंट टेक्नोलॉजी से वहां पहुंचना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। दोस्तों, मार्स परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, पर मार्स लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट, एम्बिशन और बिजनेस। एक जाइजेंटिक ड्रीम लोगों को अट्रैक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को, इंजीनियर्स को, गवर्नमेंट को। सैटेलाइट लॉन्च कंपनी यूजफुल लगती है, लेकिन हम मार्स पर सिटी बनाएंगे, यह सिविलाइजेशन लेवल मिशन, यह जरूर सुनने में लगता है। यह ड्रीम फंडिंग लाता है, टैलेंट लाता है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लाता है, पब्लिक में एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। लेकिन हमको और आपको फेयर रहने की आवश्यकता है। इस ड्रीम ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को जेन्युइनली एक्सेलरेट भी कर दिया है। रीयूजेबल रॉकेट्स, लोअर लॉन्च कॉस्ट्स, हेवी लिफ्ट सिस्टम्स, प्राइवेट स्पेस इनोवेशन। ह्यूमैनिटी मार्स पर परमानेंट सिटी बनाए या ना बनाए, इस विजन ने स्पेस टेक्नोलॉजी को जरूर आगे बढ़ा दिया है। और तीसरा आंसर, सबसे अनकंफर्टेबल, जो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, प्लान बी, मार्स का जो ये आइडिया है वो साइकोलॉजिकली डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर लोगों को लगने लगे कि अर्थ का बैकअप अवेलेबल है, तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने की अर्जेंसी क्या वो कम हो सकती है? क्लाइमेट डैमेज, कोई बात नहीं, मार्स चले जाएंगे। रिसोर्स का कोलैप्स होना, कोई बात नहीं, मार्स चले जाएंगे। प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोई बात नहीं, बैकअप प्लैनेट तो है। लेकिन मार्स की साइंस एक बात बहुत जोरों शोरों से क्लियर करती है, बैकअप अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मार्स कोई दूसरा अर्थ नहीं है, मार्स एक वार्निंग है। वो दिखता है कि जब एक प्लैनेट का इंटरनल इंजन वीक हो जाता है तो उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। दोस्तों, कभी मार्स पर नदियां थीं, कभी लेक्स थीं, कभी एटमॉस्फेयर था, कभी मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन अब उसका इंटीरियर कूल हुआ, शील्ड गया, एटमॉस्फेयर गया, वाटर गया, और एक लिविंग लुकिंग वर्ल्ड फाइनली एक कोल्ड डेजर्ट बन गया। अब पूरी बात एक जगह रखते हैं।
सोलार सिस्टम के मेजर वर्ल्ड्स में प्रॉपर प्लेट टेक्टोनिक्स सिर्फ अर्थ पर कंफर्म्ड है, और अर्थ ही वो वर्ल्ड है जहां कंफर्म्ड लाइफ मिली है। हो सकता है यह कोइंसिडेंस हो, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स और हैबिटेबिलिटी का कनेक्शन, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्लेट टेक्टोनिक्स सिर्फ अर्थक्वेक नहीं लाती, यह अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती हैं, सरफेस को रिन्यू करती हैं, और इनडायरेक्टली उन सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं जो एटमॉस्फेयर और लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। मार्स के पास ये कंप्लीट प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए मार्स पर सरवाइव करने के लिए इंसान को सब कुछ खुद बनाना होगा। आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, आर्टिफिशियल हीटिंग, रेडिएशन का प्रोटेक्शन, वाटर का एक्सट्रैक्शन, फूड का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, क्लोज्ड इकोसिस्टम्स। मतलब जो काम अर्थ हमारे लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स से फ्री में करता चला आ रहा है, वो सब मार्स पर मशीन से करना पड़ेगा। और यही इस पूरे वीडियो का असली सवाल है। अगर ह्यूमैनिटी के पास एक डेड प्लैनेट पर न्यू सिविलाइजेशन बनाने के लिए इतना पैसा, इतना टैलेंट और इतना टेक्नोलॉजी है, तो उस लिविंग प्लैनेट को बचाने के लिए वही एनर्जी क्यों नहीं लगाई जा रही है जो ऑलरेडी हमारा घर है। मार्स पर जाना गलत नहीं है, मार्स को एक्सप्लोर करना जरूरी है। साइंस को बाउंड्रीज हमेशा पुश करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को स्पेस में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मार्स को प्लान बी कहना शायद ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सच ये है प्लान बी है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक प्लान है, प्लान ए, और जिस प्लैनेट को हम बैकअप समझकर इग्नोर कर रहे हैं, हम अभी भी उसी पर खड़े हैं। यह है स्टडी आईक्यू एक्सप्लेन्स, और मैं हूं भुवन झा, स्टडी आईक्यू की तरफ से ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का फैकल्टी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।